नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के विज्ञान विषय के पाठ नंबर 5 के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। पढ़ना चालू करते हैं। 9वीं कक्षा में हमने सीखा कि हमारे आसपास के जितने भी पदार्थ होते हैं वे तत्व, मिश्रण और यौगिक के रूप में उपस्थित होते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये बनेगा, क्वेश्चन यहीं से बनेगा पहला क्वेश्चन कि हमारे आसपास के पदार्थ किस किस रूप में पाए जाते हैं। तो हमें बताना है कि तत्व के रूप में, मिश्रण के रूप में और यौगिक के रूप में पाए जाते हैं। फिर हमने यह भी सीखा है कि तत्व है ना, वो केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने होते हैं। तो ये एक तरह की इस तत्व की विशेषता हो गई है जो अपने को याद रखने पूछा जा सकता है। तत्व के जो तत्व है ना, वो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने होते हैं। क्या आप जानते हैं कि आज तक कितने तत्वों का पता चल चुका है? तो ये क्वेश्चन अपने को याद रखना है, पूछा जा सकता है कि आज तक है वो कितने तत्वों का पता चल चुका है। तो टोटल 118 तत्व हैं जिनकी जानकारी वर्तमान में की जा चुकी है। और सभी तत्वों के जो गुण है ना, वो सब अलग अलग होते हैं। और इनमें से जो 94 तत्व है ना, वो प्राकृतिक है, यानी प्रकृति में पाए जाते हैं। बाकी जितने भी हैं वो मनुष्य निर्मित है, मनुष्य ने बनाए, यानी वैज्ञानिकों ने बनाए हैं। आगे बात करते हैं, जैसे जैसे विभिन्न तत्वों की खोज हो रही थी, वैज्ञानिक इन तत्वों के गुणधर्मों के बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने लगे। उन्हें तत्वों की इन जानकारियों को व्यवस्थित करना बहुत ही ज़्यादा कठिन लगा। उन्होंने गुणधर्मों में से एक ऐसा प्रतिरूप ढूंढना आरंभ किया जिनके आधार पर सारे तत्वों को आसानी से अध्ययन किया जा सके। तो अव्यवस्थित को व्यवस्थित करना यानी तत्वों के वर्गीकरण का प्रारंभिक उन्होंने प्रयास किया था। तो हमने पढ़ा कि कैसे विभिन्न वस्तुओं और प्राणियों को उनके गुणधर्मों के आधार पर, किन के आधार पर, उनके गुणधर्मों के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। अन्य स्थितियों में भी हमें गुणधर्मों के आधार पर व्यवस्थित होने के उदाहरण भी हमें मिलते हैं। जैसे अब हम किसी दुकान की बात करते हैं तो दुकानों में साबुनों को एक साथ एक स्थान पर रखा जाता है, जबकि बिस्कुटों को एक साथ दूसरे स्थान पर रखा जाता है। यहाँ तक कि साबुनों में मतलब नहाने के साबुन को अलग रखा जाता है और कपड़े धोने वाले साबुन को भी अलग रखा जाता है। इसी प्रकार वैज्ञानिकों ने भी तत्वों को उनके गुणधर्मों के आधार पर वर्गीकृत करने के कई प्रयास किए हैं ताकि अव्यवस्थित को व्यवस्थित किया जा सके। सबसे पहले ज्ञात जितने भी तत्व थे उनको दो भागों में बांटा गया है। पहला है धातु और दूसरा है अधातु। इन दो भागों में बांटा गया है। जैसे जैसे तत्वों एवं उनके गुणधर्मों के बारे में हमारा ज्ञान बढ़ता गया, वैसे वैसे उन्हें वर्गीकृत करने के प्रयास भी किए गए थे। तो एक वैज्ञानिक है, ध्यान रखना, इन्होंने एक सिद्धांत दिया था जिसको त्रिक सिद्धांत कहा जाता है। उन वैज्ञानिक का नाम है डोबे राइनर। तो इस लाइन में से 4 क्वेश्चन बनने वाले हैं। सबसे पहला पूछा जाएगा कि भी डोबे राइनर ने जो त्रिक सिद्धांत है किस सन में दिया था। तो ये है 1817 के अंदर दिया था। यह किस देश के वैज्ञानिक है? तो ये जर्मनी के वैज्ञानिक है। और पूछा जा सकता है कि डोबे राइनर है वो किस विज्ञान से संबंधित है? तो ये रसायन से संबंधित है और इनका नाम है वुल्फगांग डोबे राइनर, ये इनका पूरा नाम है। इन्होंने समान गुणधर्म वाले तत्वों को समूह को व्यवस्थित करने का प्रयास किया था और उन्होंने 3 तत्व वाले कुछ समूह को उन्होंने एकत्रित किया था, चुना था और उन समूहों को त्रिक कहा गया। तो ध्यान, त्रिक की परिभाषा पूछी जा सकती है। डोबे राइनर ने बताया कि त्रिक के तीनों तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में रखने पर, 1 मिनट, तो डोबे राइनर ने बताया कि इन तीनों मतलब त्रिक के तीनों तत्वों को उनके द्रव्यमान का आरोही क्रम में रखने पर बीच वाले जो तत्व का द्रव्यमान है ना, वो अन्य 2 परमाणुओं के द्रव्यमान के लगभग औसत के बराबर होता है।
जैसे कि समझने की बात करते हैं, जैसे आपके सामने मैं लिख रहा हूँ, एक हाइड्रोजन है, एक हीलियम है और एक लिथियम है। ये मैंने लिखा आपके सामने। अब मान लो इसका परमाणु द्रव्यमान 10 है, इसका परमाणु द्रव्यमान 16 मान लिया, तो हीलियम का द्रव्यमान कितना होगा? तो कहने का मतलब है इस 10 के अंदर इस अपन 16 को जोड़ेंगे तो टोटल 26 आएंगे। 26 के अंदर हम 2 का भाग लगाएंगे, जो 13 आएगा वो 13 हीलियम का द्रव्यमान माना जाएगा। ये सिद्धांत हमें इस वैज्ञानिक ने दिया था, ये परमाणु द्रव्यमान का सिद्धांत इन्होंने दिया था। तो उदाहरण के लिए जैसे लिथियम, सोडियम और पोटेशियम पर ध्यान देना है। जैसे लिथियम का परमाणु द्रव्यमान 6.9 होता है, सोडियम का द्रव्यमान 23.0 होता है, पोटेशियम का होता है 39। तो लिथियम पोटेशियम के जो परमाणु द्रव्यमानों का औसत क्या होगा? तो हम अगर इसको मान लेते 7, इसको मान लेते 39, इन दोनों को जोड़ेंगे तो लगभग हो जाएगा 46। 46 के अंदर जब हम 2 का भाग लगाएंगे तो अपना उत्तर आएगा 23। और 23 किसका है? ये सोडियम का परमाणु द्रव्यमान माना जाएगा। तो सोडियम के परमाणु द्रव्यमान से इसकी तुलना कैसे की जा सकती है? निम्न सारणी 5.1 में 3 तत्वों के कुछ समूह दिए गए हैं। इन तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में ऊपर से नीचे की ओर व्यवस्थित किया गया है। क्या आप बता सकते हैं कि इनमें से कौन कौन सा समूह डोबे-रायनर त्रिक बनाता है? तो अपने को ये जो समूह A, B, C 3 दिए हुए हैं, इनको अपन देख सकते हैं कि भाई 14 और 74 का योग करके अपने को 2 का भाग लगाएंगे तो अपने को देखना है कि ये 31 आता है या नहीं आता है। इसी प्रकार 40.1 में 137 प्लस 3 को अपन जोड़ेंगे तो 87.6 आता है या नहीं आता है। इसी प्रकार अपन 35.9 को 126.9 में जोड़कर 2 का भाग लगाएंगे तो 79.9 आता है या नहीं आता, यह पता लगाना है। जिसके अंदर ये एक्यूरेट मान आ जाता है तो इसका मतलब समझ जाना है कि इसके अंदर पाइथागोरस त्रिक काम कर रहा है। आगे बात करते हैं। आप देखेंगे कि समूह बी और समूह सी डोबे-रायनर त्रिक बनाते हैं और डोबे-रायनर उस समय तक ज्ञात तत्वों में केवल 3 त्रिक ही ज्ञात कर सकते थे। इसलिए इस त्रिक में वर्गीकृत करने की यह पद्धति सफल नहीं हो रही थी। अब बात करते हैं JW डोबे-रायनर के बारे में। इसमें से भी क्वेश्चन बनने के पूरे चांस हैं। तो सबसे पहले अपना प्रश्न ये बनेगा कि भाई डोबे-रायनर का पूरा नाम क्या है? तो अपने को याद रखना है जोहान वुल्फगांग डोबे-रायनर, ये इसका पूरा नाम है। और ये पूछा जाएगा ये किस देश के निवासी थे? तो ये जर्मनी के निवासी थे और इन्होंने जर्मनी का एक शहर है, इसका नाम याद रखना है म्यून्सबर्ग। म्यून्सबर्ग के अंदर इन्होंने किस विज्ञान की पढ़ाई की थी? इन्होंने औषधि विज्ञान की पढ़ाई की थी। और उसके बाद एक और शहर है जर्मनी का जिसका नाम है स्ट्रेसबर्ग, वहाँ पे इन्होंने रसायन शास्त्र के बारे में इन्होंने अध्ययन किया था। फिर इनके जिस कॉलेज में इन्होंने पढ़ाई की थी उस कॉलेज का नाम है जेना विश्वविद्यालय। यहाँ जेना विश्वविद्यालय गए और वहाँ पे रसायन और औषधि विज्ञान के प्रोफेसर बन गए, वहाँ पे पढ़ाने लग गए। उन्होंने ही सबसे पहले प्लेटिनम के बारे में बताया था। उन्होंने कहा था प्लेटिनम एक उत्प्रेरक है। तो उत्प्रेरक क्या होता है? उत्प्रेरक वह होता है जो रासायनिक अभिक्रिया को या तो धीमा कर देता है या उसको तेज कर देता है। तथा समान त्रिक की खोज की जिससे तत्व की आवर्त सारणी का विकास हुआ था। आगे बात करते हैं न्यूलैंड का अष्टक का सिद्धांत। न्यूलैंड ने अष्टक का सिद्धांत दिया था। डोबे-रायनर के प्रयासों ने दूसरे रसायनज्ञों को तत्व के गुणधर्मों का उनके परमाणु द्रव्यमान के साथ संबंध स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। सन 1866 की बात है। अंग्रेज वैज्ञानिक जॉन न्यूलैंड्स ने ज्ञात तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया था। किस हिसाब से किया था? मतलब द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम के अंदर इन्होंने रखा था। उन्होंने सबसे पहले परमाणु द्रव्यमान वाले मतलब सबसे कम द्रव्यमान किसका होता है? परमाणु द्रव्यमान सबसे कम होता है हाइड्रोजन का। इससे उन्होंने आवर्त सारणी शुरू की थी। और 56वां तत्व कौन सा होता है? 56वें तत्व थोरियम पर स्पेस समाप्त कर दिया। और उन्होंने पाया कि 8वें तत्व का जो गुणधर्म है ना, तो पहले तत्व के गुणधर्म के लगभग समान होता है। इनका कहने मतलब है 1 नंबर पे जो तत्व हैं वो 8 नंबर के जो तत्व हैं उनके बीच में जो गुण है वो बराबर माने जाएंगे। इसी प्रकार मान लो 2 नंबर और 10 नंबर जो होगा उनके बीच का गुणधर्म है लो लगभग समान होगा, ऐसे इन्होंने माना है।
उन्होंने इसकी तुलना संगीत के अष्टक से की है। संगीत के अंदर भी एक अष्टक होता है, उससे की है। उन्होंने इसे अष्टक का सिद्धांत भी कहा है, तो इसे न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। तो न्यूलैंड के अष्टक में लिथियम और सोडियम के गुणधर्म समान थे। किसके? लिथियम और सोडियम के गुणधर्म इन्होंने समान माने हैं। तो लिथियम के बाद 8 होता, तो इसी तरह बेरिलियम और मैग्नीशियम में इन्होंने समानता बताई थी कि बेरिलियम और मैग्नीशियम इनके भी गुणधर्म है वो समान होते हैं, ऐसा इन्होंने कहा था। तो न्यूलैंड के अष्टक के मूल रूप का एक भाग 5.5 में 3 में दिया गया है। तो ये संगीत का टून है सारे गामा पा धा नी, सारे गामा पा धा नी सा, ये एक संगीत की ट्यून है। और इसको और किस नाम से? डो रे मी फा सो लटी, इस नाम से भी जाना जाता है। इसका मतलब क्या है कि भाई इसमें हाइड्रोजन के बाद ये सबके गुण मिल रहे हैं। हाइड्रोजन के बाद लिथियम बेरिलियम, फिर बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब माने जाते हैं। फिर ये फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, इन सब के जो गुण हैं वो एकदम सीधे माने जाते हैं। क्या आप संगीत के सुरों से परिचित हैं? भारतीय संगीत प्रणाली के 7 सुर होते हैं, सा रे गा मा पा धा नी, ये 7 होते हैं। पाश्चात्य संगीत में लोग इन सुरों का उपयोग करते हैं। जैसे अपन सारे गा मा पा धा नी करते हैं ना, वैसे जो पाश्चात्य संस्कृति के लोग हैं वो डो रे मी फा सो लटी के हिसाब से करते हैं। सुर के स्केल पूर्ण टोन, अर्ध टोन, आवृत्ति अंतराल में अलग किए गए होते हैं। इन सुरों का उपयोग हर कोई संगीत की रचना करता है। स्पष्ट है कि कुछ सुर बार बार दोहराए जाते हैं। प्रत्येक 8वां सुर पहले सुर के जैसा ही होता है और अगला पंक्ति का पहला सुर होता है। अब आपने देखते हैं कि ऐसा देखा गया कि अष्टक का जो सिद्धांत है ना, वो केवल कैल्शियम तक ही लागू होता है। कहाँ तक लागू होता है? केवल कैल्शियम तक लागू होता है। क्यों होता है? क्योंकि कैल्शियम के बाद प्रत्येक जो 8वें तत्व का गुणधर्म है ना, वो पहले तत्व से कभी नहीं मिलता है। तो न्यूलैंड ने कल्पना की थी कि प्रकृति के अंदर 56 तत्व विद्यमान हैं, लेकिन भविष्य में कोई अन्य तत्व नहीं मिलेगा, ऐसा इन्होंने कहा था। लेकिन बाद में कई नए तत्व पाए गए जिनके गुणधर्म है ना अष्टक सिद्धांत से मेल नहीं खाते हैं। अपनी सारणी में इन तत्वों को समन्वित करने के लिए न्यूलैंड ने 2 तत्वों को एक साथ रख दिया और कुछ असमान तत्वों को एक स्थान पर उन्होंने रख दिया था। क्या आप सारणी 5.3 में ऐसे उदाहरण ढूंढ सकते हैं? न्यूलैंड के अष्टक में लिथियम और सोडियम के गुणधर्म समान थे, तो सोडियम लिथियम के बाद 8वां तत्व है। न्यूलैंड ने कल्पना की थी कि प्रकृति में केवल 56 तत्व विद्यमान है तथा भविष्य में कोई अन्य तत्व नहीं मिलेगा, लेकिन बाद में कई नए तत्व पाए गए और जिनके गुणधर्म और अष्टक सिद्धांत से मेल बिल्कुल नहीं खाते हैं। अपनी सारणी में इन तत्वों को समन्वित करने के लिए न्यूलैंड ने 2 तत्वों को एक साथ रख दिया और कुछ ही असमान तत्वों को एक स्थान पर उन्होंने रख दिया था। तो क्या आप सारणी 5.3 में से उदाहरण ढूंढ सकते हैं? ध्यान दीजिए कि कोबाल्ट और निकल एक साथ में हैं तथा इन्हें एक साथ उसी स्तंभ में रखा गया है जिसमें क्लोरीन भी है और ब्रोमीन भी है, लेकिन इनके गुणधर्म है ना वो दोनों तत्वों से अलग अलग है। आयरन को कोबाल्ट और निकल से दूर रखा गया है, जबकि उनके गुणधर्मों में समानता होती है। इस प्रकार न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत केवल हल्के तत्वों के लिए ही उपयुक्त था, बाकी के लिए नहीं था। तो नोबल गैसों में इस प्रकार न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत केवल हल्के तत्वों के लिए ही ठीक से लागू हो पाया था। नोबल गैसों की खोज के पश्चात जो अष्टक सिद्धांत है वो अप्रासंगिक हो गया था, यानी बाद में इसको नहीं माना गया था। अगले वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे कि अव्यवस्थित से व्यवस्थित कैसे किया गया। मेंडलेफ ने एक आवर्त सारणी दी थी, इसके बारे में हम पार्ट नंबर 2 में इसका हम अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।
जय हिंद, जय भारत।